हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट दी एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इस चैप्टर का। तो हम लोग समझते हैं एक एक करके इस पूरे एक्शन पोटेंशियल को। क्या है एक्शन पोटेंशियल, कैसे जनरेट होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। एक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब ये है कि आफ्टर एक्साइटेशन के बाद जो भी मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंजेस हो रहा है, उस चेंज के पूरे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उस पूरे चेंजेस के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इस डायग्राम पे हम लोग आएंगे एक एक करके। ठीक है, अब हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इसका क्या स्टेप्स है। सबसे पहले एक डीपोलराइजिंग स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस के कारण वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुला। तो बहुत सारा नहीं खुला, कुछ खुला। ठीक है, सम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुला और सोडियम सेल के अंदर आया। ठीक है, सोडियम सेल के अंदर आ गया। अब सोडियम के सेल के अंदर आने के कारण ये हुआ, सेल अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से आया अपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर। ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आ गया। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आने के बाद क्या हुआ कि वोल्टेज सोडियम चैनल्स जो है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है, अब वो बाकी चैनल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, बाकी चैनल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा एक्टिव हो गया वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सोडियम चैनल्स के ज़्यादा एक्टिव हो जाने के कारण अब ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम की एंट्री होने लगी सेल के अंदर, और इस एंट्री के कारण तुम्हारा और भी ज़्यादा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलने लगा, और उसके कारण और भी ज़्यादा डिपोलराइजेशन हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव फीडबैक लूप सेटअप हो गया, यानी कि एंट्री हुआ सोडियम का, उसके कारण तुम्हारा और ओपनिंग हुआ सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स का, उसके कारण और ज़्यादा डिपोलराइजेशन हुआ। तो ये एक फीडबैक लूप सेटअप हो गया, पॉजिटिव फीडबैक लूप सेटअप हो गया। यहाँ पर देखो कि क्या हुआ, तुम्हारा डिपोलराइजिंग स्टिमुलस आया, इस स्टिमुलस के कारण वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुला, इसके कारण तुम्हारा सोडियम का परमिएबिलिटी बढ़ा, सोडियम का फ्लो बढ़ गया सेल के अंदर, मेम्ब्रेन डिपोलराइज हुआ, और यहाँ पर ये एक पॉजिटिव फीडबैक दिया ओपनिंग को, तो और भी ज़्यादा ओपनिंग होने लगा। ठीक है, ये था पॉजिटिव फीडबैक लूप। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ये हुआ, इस पॉजिटिव फीडबैक लूप के कारण कि एक रैपिड अपस्ट्रोक देखने मिला मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, दैट इज द स्टेप 3। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट तुम्हारा न्यूरॉन का। इसके बाद तुम्हारा देखो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन, जो है यहाँ से इंक्रीज करते करते यहाँ पर आया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे दैट इज -55 मिलीवोल्ट। उसके बाद तुम्हारा बहुत ज़्यादा सोडियम चैनल्स खुल जाने के कारण रैपिड अपस्ट्रोक देखो देखने मिलेगा तुमको। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोडियम तुम्हारा इंक्रीज कर गया, सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, है ना, रैपिड अपस्ट्रोक आया, जिसके कारण कि तुम्हारा यहाँ पर ये एक्शन पोटेंशियल देखो ऐसे तुम्हारा अपस्ट्रोक हुआ, यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ा एक्शन पोटेंशियल, दैट इज द स्टेप 3। ठीक है, तो इसके कारण अब क्या होगा, अब इसके कारण तुम्हारा जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे जा रहा है। ठीक है, सोडियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कैसे निकालते थे हम लोग निकालते थे नर्स पोटेंशियल पे। तो नर्स पोटेंशियल जो सोडियम का होता है वो होता है पॉजिटिव 60 मिलीवोल्ट। तो देखो तुम्हारा सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया, सेल के पोटेंशियल को -55 से ले गया 0 तक और अपने रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ ले जाने लगा, दैट इज द 60 + 60 मिलीवोल्ट की तरफ ले जाने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, तुम्हारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो तुम्हारे सोडियम के पोटेंशियल की तरफ जाने लगा, दैट इज दी +60 मिलीवोल्ट। लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया ड्यूरिंग दी एक्शन पोटेंशियल स्टेप 4 पे। क्यों? क्योंकि सोडियम का कंडक्टेंस जो है बहुत कम देर के लिए होता है। ठीक है, तो सोडियम का जो कंडक्टेंस बढ़ा वो बहुत कम देर के लिए रहा। ठीक है, सोडियम का तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक था, जिसके कारण कि सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा था, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा। ठीक है, वो तुरंत ही खत्म हो गया, जिसके कारण कि वो तुम्हारा +60 मिलीवोल्ट तक नहीं गया। लेकिन कहाँ तक गया, देखो यहाँ तक गया, +30 मिलीवोल्ट के अप्रॉक्स चला गया। ठीक है, देखो यहाँ पर 0 से शुरू हुआ और तुम्हारा यहाँ +30 तक गया, उसके बाद रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि सोडियम का कंडक्टेंस जो है शॉर्ट लिव्ड है, ज़्यादा देर तक उसका इंक्रीज जो बढ़ा, सोडियम का कंडक्टेंस जो बढ़ा वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा। तो हुआ ये कि सोडियम चैनल जो है वो रैपिडली एक क्लोज स्टेट में चला गया, दिस इज कॉल्ड इनएक्टिवेटेड स्टेट। यहाँ पर देखो सोडियम चैनल्स पहले खुला था, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम चैनल बंद हो गया और इसी स्टेट में रहेगा इससे पहले कि वो रेस्टिंग स्टेट में जाए और बाद में फिर रीस्टार्ट हो, फिर से रीएक्टिवेट तुम्हारा एक्टिवेट हो सके अगले साइकिल के लिए। तो सबसे पहले वो सोडियम चैनल्स तुम्हारा इनएक्टिवेट हो जाएगा, फिर कुछ मिली सेकेंड्स तक तुम्हारे इसी इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहेगा, उसके बाद फिर तुम्हारा इनएक्टिवेटेड से रेस्टिंग स्टेट में जाएगा, फिर रेस्टिंग स्टेट से वापस तुम्हारा एक्टिवेटेड स्टेट में जाएगा जब अगला
तुम्हारा डिपोलराइजिंग स्टिमुलस आएगा तो, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट जो था सोडियम का, उसका डायरेक्शन हो गया रिवर्स। रिवर्स होने का मतलब ये है कि सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा था पहले जब सेल डिपोलराइज नहीं हुआ, लेकिन जब डिपोलराइज हुआ तो सोडियम बहुत ज़्यादा सेल के अंदर बढ़ने लगा। बढ़ने से बढ़ते 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 ये हुआ कि सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और बाहर सेल के बाहर की कंसंट्रेशन कम हो गई, ठीक। इसके कारण क्या हुआ, रिवर्स हो गया। क्या हो गया, रिवर्स हो गया इस सोडियम का इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट ड्यूरिंग द ओवरशूट, यानी जब ऊपर की तरफ कर गया तो यहाँ पर जाकर के इसका रिवर्स हो गया, क्योंकि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल भी रिवर्स हो गया, जिसके कारण कि सोडियम इन्फ्लक्स लिमिट हो गया, ठीक है। मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, बाहर थोड़ा नेगेटिव हो गया, इसीलिए अब सोडियम का जो इन्फ्लक्स है वो लिमिट हो गया। क्या हो गया, लिमिट हो गया। अब सोडियम अंदर नहीं आ रहा है, तो जो सोडियम अंदर आ रहा था अब वो लिमिट हो गया। एक और चीज़ हुआ ये कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स अब ओपन हो गया है और सोडियम चैनल्स क्लोज हो गया, ठीक। अब इन सब के कारण रिपोलराइजेशन होता है। क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है। सोडियम अंदर आना बंद हो गया, सोडियम अब अंदर नहीं आ रहा है, पोटेशियम अब तुम्हारा बाहर जा रहा है, तो इसके कारण क्या हुआ, तुम्हारा रिपोलराइजेशन हुआ। देखो यहाँ पर रिपोलराइजेशन है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा ऊपर ओवरशूट किया, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट तुम्हारा रिवर्स हुआ, अब ये तुम्हारा नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर वापस, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स तुम्हारा खुल गया है तो पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा, जिसके कारण सेल के अंदर तुम्हारा लेस पॉजिटिव होने लगा और नेगेटिव की तरफ बढ़ने लगा। तो ये तुम्हारा नेगेटिव की तरफ बढ़ते बढ़ते रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आ गया। अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स जो है उसका ओपनिंग होता है स्लो और ज़्यादा देर तक रहता है एज कम्पेयर टू सोडियम चैनल्स, ठीक है। यानी कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स तुम्हारा थोड़ा धीरे धीरे खुलता है और ज़्यादा देर तक खुला रहता है एज कम्पेयर टू सोडियम चैनल्स। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि पोटेशियम चैनल्स जो है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स है, वो स्लो होता है, ठीक है। उसका ओपनिंग स्लो होता है और ज़्यादा देर तक रहता है एज कम्पेयर टू सोडियम चैनल्स। तो इसके कारण होता ये है कि सोडियम तो अब अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, अब अंदर तो नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारा पोटेशियम तो बाहर जा रहा है और काफ़ी देर तक जाता है। जब तक सोडियम चैनल्स तुम्हारा बंद होता है, लेकिन पोटेशियम चैनल्स तुम्हारा खुला रहता है और बाहर की तरफ जाते रहता है, जिसके कारण ये होता है कि तुम्हारा नेट मूवमेंट जो होता है पॉजिटिव चार्जेस का, वो आउट ऑफ द सेल हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम का इफ्लक्स होता है इस टाइम पर, जिसके कारण तुम्हारा रिपोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम के बाहर जाने के कारण क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है। रिपोलराइजेशन होता है, सेल अपने वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। लेकिन होता यह है कि चूंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि पोटेशियम चैनल जो होता है वो स्लोली तुम्हारा ओपन होता है और बहुत देर तक ओपन रहता है, जिसके कारण पोटेशियम चैनल्स अपने क्लोज स्टेट में लेट से आता है, जिसके कारण ये होता है कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। हाइपर पोलराइजेशन कहने का मतलब है कि सेल अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी नीचे वाले पोटेंशियल पे चला जाता है और नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब तुम्हारा ये क्लोज होता है तो उसके बाद फिर वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस के थ्रू। सोडियम चैनल्स का जो हो रहा था वो था पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू, और जो पोटेशियम का होता है दैट इज थ्रू नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस। क्या होता है कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है एक्शन पोटेंशियल को एंड कर देता है और क्लोज करता है अपने गेट को थ्रू अ नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस। कैसे करता है, तो यहाँ देखो मेम्ब्रेन सोडियम इन्फ्लक्स से डिपोलराइज हुआ था, उसके कारण वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुला, ये तुम्हारा पोटेशियम के कंडक्टेंस को इंक्रीज कर दिया, सेल के बाहर पोटेशियम गया, मेम्ब्रेन अपना रिपोलराइज हुआ और ये इसको नेगेटिव फीडबैक दिया, यानी कि अब तुम्हारा ये चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण तुम्हारा क्या हुआ, पोटेशियम चैनल्स क्या किया, रिपोलराइजेशन कर दिया तुम्हारा मेम्ब्रेन का, और मेम्ब्रेन को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे लेते आया। एक बार इस डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पर जीरो से शुरू, यहाँ पे -70 से शुरू हुआ, सेल अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे था, फिर वहाँ से थ्रेशोल्ड पे गया, फिर ओवरशूट होते होते तुम्हारा +30 पे गया, फिर घटते घटते तुम्हारा वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आया। लेकिन चूंकि तुम्हारा पोटेशियम चैनल्स लेट तक खुला रहता है, इसके कारण हाइपर पोलराइजेशन हुआ और फिर सब्सिक्वेंटली तुम्हारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वापस आ गया। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो सोडियम का और पोटेशियम का परमिबिलिटी देखोगे जब, तो सोडियम का परमिबिलिटी पहले बढ़ा फिर घटा, ठीक है, फिर घटा, और पोटेशियम का फिर लेट से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, लेट से इंक्रीज़ हुआ। पहले बंद था, पहले सोडियम का बढ़ा हुआ था, फिर जब तुम्हारा डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन का स्टेट आने लगा तब पोटेशियम का बढ़ गया। तो ये था तुम्हारा पूरा एक्शन पोटेंशियल का जो भी फ्लो चार्ट था, जिसमें स्टेप्स था पूरा एक्शन पोटेंशियल का, और ये उसका फीडबैक तुम्हारा जो लूप था पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होता है तुम्हारा सोडियम चैनल के लिए, और जो नेगेटिव होता है वो पोटेशियम चैनल्स के लिए होता है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्शन पोटेंशियल में हम लोग देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या फीचर्स होता है। तो सबसे पहला फीचर है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है? तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो मिनिमम इंटेंसिटी है स्टिमुलेटिंग करंट का जो कि चाहिए ताकि एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो, इसी को कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कब आता है। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है? वो मिनिमम मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो चाहिए ताकि डिपोलराइजेशन हो सके, ताकि रैपिड डिपोलराइजेशन सेल का हो सके, इसी को कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो जो स्टिमुलेटिंग करंट अप्लाई हुआ उसका स्ट्रेंथ और कितने देर के लिए अप्लाई हुआ, जो ड्यूरेशन था ताकि एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो, उस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस होने वाले के लिए जो ड्यूरेशन चाहिए और जितने जो करंट अप्लाई हो रहा है, जो स्टिमुलेटिंग करंट अप्लाई हो रहा है उसका स्ट्रेंथ, इस दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स कर्व। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स या स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स आ जिसको हम लोग को एक बार देखेंगे। पहला टर्म है क्रोनेक्सी, दूसरा है रियोबेस एंड द थर्ड वन इज द यूटिलाइजेशन टाइम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियोबेस के बारे में। तो रियोबेस वो वीकेस्ट करंट का स्ट्रेंथ है जिससे कि एक टिश्यू एक्साइट हो सकता है अगर वो एडिक्वेट टाइम के लिए फ्लो करे उस टिश्यू में। यानी कि रियोबेस देखो करंट स्ट्रेंथ है, तो रियोबेस वो मिनिमम करंट है, वो वीकेस्ट करंट है जो चाहिए ताकि एक टिश्यू एक्साइट हो सके अगर उसको एडिक्वेट टाइम के लिए हम लोग फ्लो होने दे तो, दैट इज कॉल्ड दी रियोबेस। अब आते हैं क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी क्या है? तो क्रोनेक्सी वो लेंथ ऑफ टाइम है जिसमें कि ट्वाइस द रियोबेस इंटेंसिटी का यानी 2R जितना तुम्हारा इंटेंसिटी का करंट को अप्लाई करेंगे ताकि एक रिस्पॉन्स हो। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट क्रोनेक्सी। अब देखते हैं कि यूटिलाइजेशन टाइम क्या है। तो यूटिलाइजेशन टाइम वो टाइम है जितनी देर के लिए हम लोगों को रियोबेस को अप्लाई करना पड़ता है, द टाइम फॉर विच रियोबेस मस्ट बी अप्लाइड, वो मिनिमम टाइम जिसके लिए तुम्हारा रियोबेस को अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स कर्व। अब अगला है तुम्हारा ऑल और नन प्रिंसिपल। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है ऑल या नन प्रिंसिपल में कि अगर स्टिमुलस सब थ्रेशोल्ड हो तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि तुम्हारा थ्रेशोल्ड जो मिनिमम वैल्यू है जो कि अचीव होना ही चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं होगा तो स्टिमुलस प्रोड्यूस नहीं होगा, चाहे 1 से भी कम हो या 2 से भी कम हो। मिनिमम तुम्हारा जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो बस अचीव होना ही चाहिए। सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो होता है वो स्टिमुलस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये रिलेशनशिप हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तुम देख सकते हो कि वो तुम्हारा कुछ भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर थ्रेशोल्ड है तो वो प्रोड्यूस करेगा, अगर जस्ट अबव द थ्रेशोल्ड है तो भी प्रोड्यूस करेगा, और अगर अगर तुम्हारा मैक्सिमल अगर तुम स्टिमुलस दे रहे हो तो भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन सब थ्रेशोल्ड में प्रोड्यूस नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, दैट इज द रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है? देखो, अगर दो सक्सेसफुल स्टिमुलाई यानी कि एक स्टिमुलाई लगाए जस्ट दूसरे स्टिमुलाई के बाद, है ना, एक के बाद एक दूसरा स्टिमुलस दिए हम लोग, तो क्या होगा कि एक से ज़्यादा थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी अप्लाई होने पर किसी भी एक्साइटेबल सेल में ये देखा जाता है कि कुछ टाइम तक, पहले स्टिमुलस के लगने के कुछ टाइम तक सेल जो होता है वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में चला जाता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब है कि जब तुम एक बार स्टिमुलस दे चुके हो सेल को, तो उसके बाद जब दूसरा स्टिमुलस तुम तुरंत दोगे तो उस दूसरे स्टिमुलस के लिए तुम्हारा सेल रिफ्रैक्टिव हो जाएगा, यानी कि नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। उस स्टिमुलस को सेकेंड स्टिमुलस के लिए सेल रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसमें दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव। ठीक है, उसके फिर हम कॉजेज देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो रिलेटिव है और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कब से शुरू होता है? सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड बिगिंस फ्रॉम द टाइम द फायरिंग लेवल इज रीच्ड अंटिल द रिपोलराइजेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1/3 कंप्लीट। कहने का मतलब है जब फायरिंग लेवल पहुंच जाता है, फायरिंग लेवल पे पहुंच जाता है तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल, उस वक्त से लेकर के उस पॉइंट तक जहाँ पर कि 1/3 ऑफ द रिपोलराइजेशन कंप्लीट हुआ है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। देखो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखे भी थे। देखो ये रहा तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, जब से तुम्हारा फायरिंग लेवल शुरू हुआ था, यहाँ से फायरिंग लेवल जब शुरू हुआ, ये देखो पूरा फायरिंग लेवल शुरू हो चुका है। तो यहाँ से लेकर के तुम्हारा 1/3 ऑफ द रिपोलराइजेशन जब कंप्लीट हुआ है ना, 1/3 ऑफ द रिपोलराइजेशन जब कंप्लीट हुआ है
तब तक उस पूरे पीरियड को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है अगला, दैट इज दी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड पे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कब शुरू होता है? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड शुरू होता है एट द एंड ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड टू द स्टार्ट ऑफ द आफ्टर डिपोलराइजेशन, टू द स्टार्ट ऑफ द आफ्टर डिपोलराइजेशन। यहाँ पर देखो देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कब शुरू हुआ तुम्हारा? यहाँ से शुरू हुआ जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हुआ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जब खत्म हुआ तब से लेकर के आफ्टर डिपोलराइजेशन तक। ठीक है, आफ्टर डिपोलराइजेशन तक चलो, दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो इस पीरियड में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस तुम लगा दो, कोई भी नया फ्रेश इंपल्स नहीं इनिशिएट होगा। क्या होगा? कोई भी नया इंपल्स चाहे तुम कितना भी स्टिमुलस का लगा दो, नो स्टिमुलस, नो मैटर हाउ द स्ट्रॉन्ग इट इज़, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ्रेश इंपल्स जो है उस रीजन में इनिशिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर सारे ही सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड हैं। क्या है? सारे ही सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड हैं, ये रीज़न। और इसमें क्या होता है? आरआरपी की रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर तुम स्टिमुलस नॉर्मल स्टिमुलस के कंपेरिजन में स्ट्रांगली लगाओगे, यानी नॉर्मल स्टिमुलस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस तुम अप्लाई करोगे, तो एक्साइटेशन हो सकता है। क्यों ऐसा? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर सुपरा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगाओगे, यानी कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस लगाओगे, तो उससे ज़्यादा सोडियम चैनल्स खुल जाएगा, है ना। और पोटेशियम चैनल्स अभी भी ओपन है, लेकिन ज़्यादा सोडियम चैनल्स खुल जाएगा, जिसके कारण कि तुम्हारा डिपोलराइजेशन हो सकता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ और है इस चार्ट में, कि देखो जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है तो एक्साइटेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में एक्साइटेबिलिटी तुम्हारी ज़ीरो है, लेकिन जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है तो ये एक्साइटेबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में तुम्हारा एक्साइटेबिलिटी बढ़ रहा है, एक्साइटेबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले कैरेक्टर पे एक्शन पोटेंशियल के, दैट इज द कंडक्टिविटी, यानी कि वेव ऑफ डिपोलराइजेशन का प्रोपेगेशन। ठीक है, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन का प्रोपेगेशन। तो देखो जो एक्साइटेशन इंपल्स है, जो एक्टिवेशन डिपोलराइजिंग इंपल्स है, वो अलोंग द सेल मेम्ब्रेन ट्रैवल करता है एज अ वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। तो जो एक्साइटेशन इंपल्स है वो कंडक्ट होता है अलोंग द सेल मेम्ब्रेन एज अ वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। मतलब जब तुम्हारा इस तरह से मूव कर रहा है तो क्या कर रहा है? उस एरिया को डिपोलराइजेशन कर रहा है। ठीक है, देखो जैसे ये प्रोपगेट होकर के यहाँ आया तो ये पॉजिटिव था बाहर, ये अंदर नेगेटिव था। अब ये जब इधर से प्रोपगेट किया तो इस वाले पार्ट को पॉजिटिव कर दिया, इधर को नेगेटिव कर दिया, यानी कि डिपोलराइज कर दिया, पोलराइजेशन बदल दिया, बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो सेल्फ प्रोपगेटिंग होता है, खुद आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सर्कुलर करंट फ्लो होता है। ठीक है, सर्कुलर करंट फ्लो होता है। सर्कुलर करंट फ्लो होने का मतलब है जब ये बाहर से इस तरफ से मूव कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन पे इस तरफ से मूव कर रहा है जब आगे की तरफ, तो अंदर में मेम्ब्रेन के अंदर में ये तुम्हारा इस तरह से सर्किल की तरह एक सर्किल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं सर्कुलर करंट फ्लो। तो ये पॉजिटिव है, ये इधर नेगेटिव हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। जैसे तुम्हारा करंट वेव ऑफ डिपोलराइजेशन आगे बढ़ रहा है, वो यहाँ को डिपोलराइज कर रहा है, फिर आगे मूव हो रहा है, और ये अंदर से तुम्हारा मेम्ब्रेन जो है फिर वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में जाते जा रहा है, ओरिजिनल स्टेट में जाते जा रहा है, और तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इस तरफ हो रहा है एक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, तो एक बार इनिशिएट होने पर एक मूविंग इंपल्स जो है वो अपने पीछे के एरिया को डिपोलराइज नहीं करता। तुम यहाँ पर देखो, जब ये आगे जा रहा है तो इस एरिया को डिपोलराइज कर रहा है, इस एरिया को डिपोलराइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ का जो एरिया है, ये जो तुम्हारा पहले डिपोलराइज हुआ था, अब वो तुम्हारा नॉर्मल स्टेट में आना शुरू कर देगा, और ये फिर जब यहाँ से आगे जाएगा तो ये वाला पार्ट भी रिपोलराइज हो जाएगा, अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? पीछे वाले को क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब वो एरिया जो है रिफ्रैक्टिव में आ चुका है, रिफ्रैक्टरी है, नॉन रिस्पॉन्सिव हो चुका है, इसीलिए। और इम्पल्स का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है एज द करंट फ्लो इनसाइड द नर्व। तो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स जो है वो सेम एज द करंट फ्लो डायरेक्शन इनसाइड द नर्व है। ठीक है, नर्व में अगर जिस साइड में तुम्हारा करंट फ्लो होगा उसी साइड पे तुम्हारा, उसी डायरेक्शन में तुम्हारा इम्पल्स भी ट्रैवल करेगा, यानी कि यहाँ आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस जानते हैं। ठीक है, तो ग्रेडेड पोटेंशियल क्या है उसको देखेंगे, यहाँ से ही तुम्हारा पूरा ग्रेडेड पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेडेड पोटेंशियल जो होता है वो एक छोटे से रीजन में
कन्फाइंड होता है मेम्ब्रेन का। लेकिन एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो लार्जर एरिया में होता है और प्रोपगेटिंग इन नेचर होता है, यानी कि वो ट्रैवल करता है, ठीक है, बिना डिक्रीमेंट हुए, बिना इंटेंसिटी घटे हुए एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है पूरे मेम्ब्रेन में, ठीक है। लेकिन ग्रेडेड पोटेंशियल एक छोटे से रीजन में ही लोकलाइज्ड रह जाता है और प्रोपगेट नहीं करता है, साथ ही साथ विथ टाइम ये डिक्लाइन करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये या तो स्पॉन्टेनियसली इनिशिएट होगा या बाय न्यूरोट्रांसमीटर होगा या इन्वायरमेंटल स्टिमुलस से होगा, यानी कि रिसेप्टर पोटेंशियल या जनरेटर पोटेंशियल। लेकिन एक्शन पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन से इनिशिएट होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल सिर्फ मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन से इनिशिएट होता है और नर्व, मसल और कुछ ग्लैंड्स ही होते हैं जिनका सेल मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। लेकिन ग्रेडेड पोटेंशियल तुमको स्पॉन्टेनियसली बहुत जगह देखने मिल जाए, जैसे कि पेसमेकर पोटेंशियल, एंड प्लेट पोटेंशियल जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, रिसेप्टर पोटेंशियल या जनरेटर पोटेंशियल, ये सब तुम्हारा ग्रेडेड पोटेंशियल का एग्जाम्पल है। तो ग्रेडेड पोटेंशियल में होता है सम्मेशन और एक्शन पोटेंशियल का सम्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए ये ऑल और नन लॉ को ऑबे नहीं करता है, ये करता है। इसका क्या मतलब है कि ग्रेडेड पोटेंशियल कहने का मतलब है, सम्मेशन कहने का मतलब है कि अगर तुम बार बार लगातार जब ग्रेडेड पोटेंशियल अप्लाई करते हैं हम लोग, तो उसमें सम्मेशन होता है, यानी कि दो ग्रेडेड पोटेंशियल एडअप हो जाता है और उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो ग्रेडेड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड होता है उसके स्टिमुलस के स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि तुम जितना ज़्यादा स्टिमुलस लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा ग्रेडेड पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ग्रेडेड पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन एक्शन पोटेंशियल का जो स्ट्रेंथ है वो उतना ही रहेगा, चाहे तुम कितना भी ज़्यादा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगा दो, और अगर उससे कम लगाओगे, सब थ्रेशोल्ड लगाओगे, तो वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए ऑल और नन लॉ को ये फॉलो कर रहा है एक्शन पोटेंशियल, लेकिन तुम्हारा ग्रेडेड पोटेंशियल उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सम्मेशन पॉसिबल है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है उसके स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ग्रेडेड पोटेंशियल डिपोलराइजिंग हो सकता है, हाइपर पोलराइजिंग भी हो सकता है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल हमेशा और हमेशा डिपोलराइजिंग होता है। ग्रेडेड पोटेंशियल का कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता है, एक्शन पोटेंशियल का थ्रेशोल्ड होता है। ग्रेडेड पोटेंशियल में कोई भी रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव पीरियड है दो तरह का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस में सिग्नल को ट्रांसफर करता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एक्शन पोटेंशियल के बारे में, उसका फीचर्स और उसका क्या क्या फीचर्स है, रिफ्रैक्टिव पीरियड किसको कहते हैं हम लोग, ये सब हम लोग देखे थे। और ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। इसको अगर एक्शन पोटेंशियल पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम मस्ट बनाना है, इससे काफ़ी अच्छा मार्क्स भी मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में और मसल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।